धातु क्रम का टॉपिक चल रहा है और इस धातु क्रम में जो स्टेप होते हैं उसमें से अयस्क का चूर्णीकरण, अयस्क का सांद्रण और अयस्क का ऑक्साइड अयस्क में परिवर्तन, ये 3 चीज़ें हम पढ़ चुके हैं पिछली क्लासेज में। अगला है इसका चौथा स्टेप, और ये वैसे लास्ट स्टेप होता है, ये है अपचयन। तो ये जो अपचयन है, ये अपचयन, अब पिछला हमारा स्टेप क्या था, निस्तापन और वर्जन, जो कि सब एडिंग थी, उसकी एडिंग थी ऑक्साइड अयस्क में परिवर्तन की। अयस्क को हमने किस में बदल लिया है, अयस्क को हमने ऑक्साइड में बदल लिया। अब इस अयस्क के साथ जो धातु है, कोई सी भी धातु है, उस धातु के साथ में क्या है, ऑक्सीजन है। ये M फॉर मेटल यानी कि धातु और O फॉर ऑक्सीजन, और यहाँ पर X और Y धातु और ऑक्सीजन की क्या है, संख्या है, जो 1 से लेके कितनी भी हो सकती है। अब अपचयन करने के लिए भी अलग अलग विधियां हैं, यानी किसी एक ही चीज का अपचयन एक विधि से नहीं होता है। तो अपचयन किसको कहते हैं, ये तो हम समझते हैं कि अब धातु के साथ जो ऑक्सीजन बची है उसको क्या कर देंगे, हटा देंगे। तो लिख लें, अयस्क का अपचयन निम्न विधियों से किया जाता है। अयस्क का अपचयन निम्न विधियों से किया जाता है। सबसे पहली विधि लिखी है प्रगलन। प्रगलन जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है, प्रगलन, यहां भी इसका मतलब पिघलाना से ही है, हिंदी का अलग वर्ड है ये। अब ये जो प्रगलन है, लिखो, इस विधि में धातु का अपचयन कार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड के द्वारा किया जाता है। तो सामान्यतः अपचायक के रूप में कार्बन का प्रयोग करते हैं। अपचायक के रूप में कार्बन का प्रयोग करते हैं। लाइन चेंज करके लिखिए, लोहे का प्रगलन यहाँ लोहे से मतलब लोहे के अयस्क से, ध्यान रखना बात, लोहे के अयस्क की बात हो रही है यहाँ पे, जो क्या हो सकता है, हेमाटाइट भी हो सकता है और मैग्नाटाइट भी हो सकता है। का अपचयन वात्या भट्टी में होता है। वात्या भट्टी, वात्या भट्टी अब इसमें होता क्या है,
हालांकि ध्यान रखना यहाँ रिएक्शनें आपको याद रखनी जरूरी नहीं है, धातु का नाम याद रखना जरूरी है। कि जैसे ये हेमाटाइट है लोहे का, ये कार्बन से रिएक्शन करेगा, कार्बन से रिएक्शन करेगा तो ये जो कार्बन है, ये कार्बन यहाँ पर इसमें से ऑक्सीजन को हटा देगा, लोहा अलग हो जाएगा और कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगी। ठीक है। अब ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगी, ये भी ऐसे ही नहीं बैठेगी, ये क्या करेगी फिर, ये जो बाकी का दूसरा लोहा है उससे क्रिया कर लेती है और उससे क्रिया करके इस ऑक्सीजन को भी हटा देती है और खुद किस में बदल जाती है, एक और बढ़ जाएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड में। इस तरह से ये इसको हटा देती है। हालांकि कोई समीकरण के आपको कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप याद रखें, बात ये ध्यान रखना है, मैंने दो बातें लिखाई, कार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड से, तो कार्बन मोनोऑक्साइड में कोई हम बनी बनाई नहीं लाएंगे रेडीमेड, लाएंगे क्या, कोयला ही लाएंगे, कार्बन ही लाएंगे, और कोयले के साथ इन धातुओं को क्या करेंगे, गर्म करेंगे। ठीक है। तो गर्म करेंगे तो इससे क्या प्राप्त होगा, तो बिल्कुल ये देखिए एक इजीली अपचयन है, ऐसी रिएक्शन हम पढ़ भी चुके थे कि इससे क्या होता है, ये अपचयन होता है, ये हमने इसके बारे में काफ़ी पढ़ा है। उतारो है वात्या भट्टी, भट्टी होती है, ये भट्टी मीन्स भट्टी बहुत बड़ी भट्टी होती है, ब्लास्ट फर्नेस। अब ध्यान रखना, किसी चीज को बहुत ज्यादा अगर हद से ज्यादा गर्म किया जाता है तो उसमें ब्लास्ट होने की संभावना रहती है। तो ये एक खास तरह की भट्टी होती है जो स्पेशल चीजों से बनाई जाती है, अग्नि से ईंटें होती है, तो ये ब्लास्ट प्रूफ होती है। ये वात्या से मतलब यहाँ ब्लास्ट प्रूफ से है कि भाई कितना भी गर्म कर लो क्या नहीं होगा, ब्लास्ट नहीं होगा इसमें। से ढलवा लोहा प्राप्त होता है, अपचयन से ढलवा लोहा प्राप्त होता है। जिसमें 2.5% कार्बन होता है, 2.5% कार्बन होता है। अतः यह भंगुर होता है, अतः यह भंगुर होता है। भंगुर का क्या मतलब होता है, टूट जाएगा, गिराने पे टूट जाएगा। समझ में आ गया ना। तो ऐसा लोहा काम का होगा, कोई नहीं काम का होगा। तो लिखिए अतः इसे हथौड़ों से पीट कर अतः इसे हथौड़ों से पीट कर पिटवा लोहे में बदला जाता है। पिटवा पिटवा लोहे में बदला जाता है, जो कि शुद्ध लोहा होता है। इसमें कार्बन की मात्रा काफी कम 0.25% होती है। ठीक है ना। पिटवा लोहा इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसको पीट पीट के बनाया जाता है। पीटते हैं तो इसके जो छेद होते हैं उस छेद में से कार्बन निकल जाता है, और 2.5% से ये 0.25% तो मैंने हाईएस्ट मात्रा लिखाई है, ध्यान रखना कार्बन की।
इससे भी कम होता है लोहा उसमें। अब आपने एक चीज का और नाम सुना होगा, इस्पात। क्या होता है? लोहा और इस्पात। क्या होता है इस्पात? क्या होता है? जंग होती है? क्या होती है? हाँ, ध्यान रखना, इस्पात भी जो है वो लोहा ही है, इसको इंग्लिश में स्टील कहते हैं। ठीक है ना? तो लिखिए इस्पात या स्टील। नहीं, इसी के अंदर प्रगलन नहीं है, ये तो थोड़ा लोहे के बारे में बात आ गई, तो लोहे के बारे में हम जानकारी थोड़ी सी और ले लें। ये इस्पात या स्टील क्या है? लिखिए लोहे का मिश्र धातु। इसमें कार्बन की मात्रा पिटवा लोहे से अधिक, इसमें कार्बन की मात्रा पिटवा लोहे से अधिक व ढलवा लोहे से कम। जीरो 0.25 से 1.5% तक होती है। फिर आगे लिखिए स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस, स्टेन कहते हैं इंग्लिश में जंग को, लेस मतलब जिसमें जंग नहीं लगे, स्टेनलेस मतलब जिसमें जंग नहीं लगे या जंग रोधी। स्टेनलेस स्टील। लिखो मिश्र धातु है, मिश्र धातु है, और इसमें क्या कौन कौन सी धातु होती है? लोहा होता है, कार्बन होता है, क्रोमियम, निकल और मैग्नीज। ये इतनी चीजें होती है स्टेनलेस स्टील में। खास तौर से क्रोमियम और निकल का ध्यान रखना। क्रोमियम और निकल प्रमुखता से होता है। ये जो चमकदार स्टील होता है ये एक मिश्र धातु है। स्टील अलग चीज है, स्टेनलेस स्टील अलग चीज है। हाँ, जो चमकता है ना जो स्टील, उसकी बात की जा रही है, वो होता है स्टेनलेस स्टील है। मैग्नीज। अब यहां ध्यान रखना कि जनरली ये तीनों चीजें होनी चाहिए, लेकिन अब बाजार में थोड़ा सस्ता या बिजनेस के पर्पज से ज्यादा जो क्वांटिटी रहती है वो किसकी रहती है? इसके अंदर क्रोमियम के, थोड़ा सा निकल। मैग्नीज का कोई जरूरी नहीं है कि मिलाए या नहीं मिलाए भाई, एक तो होता है मापदंड के मिलाना चाहिए, अब कोई नहीं मिलाए वरना वो महंगा बहुत हो जाएगा, महंगा हो जाएगा तो लोग खरीदेंगे नहीं। तो इस वजह से तो इसकी प्रमुख चीज कौन है? लोहे और कार्बन के अलावा क्रोमियम। भाई ऑप्शन में तीनों नहीं हो, स्टेनलेस स्टील में क्या होता है? ये तीन ही चीज दी हुई हो और कोई नहीं हो, तो इसका जरूरी नहीं है कि ये पांचों ही दिए हुए होंगे। जो भी दिया हो भाई, लोहा और कार्बन और क्रोमियम ये तीन चीज कंपलसरी है। ठीक है ना?
इसके अलावा ये हो या नहीं हो, बाकियों का मतलब नहीं है। अब वापस अपने उसमें आ जाते हैं। लिखिए जिंक व लेड के अयस्क का अपचयन भी कार्बन से करते हैं। जिंक व लेड के अयस्क का अपचयन भी कार्बन से करते हैं। कार्बन से करते हैं। जिंक है ना, अब देखिए जिंक के अयस्क थे जो सल्फाइड अयस्क थे, हमने उसका वर्जन कर लिया और उसके साथ में क्या बना दिया, उसमें क्या ले आए, उसमें ऑक्सीजन ले आए। अब सीधी सी बात है, इसको कोयले के साथ गर्म करेंगे, जिंक मिल जाएगा। लेड था, लेड के साथ भी मोस्टली सल्फर होता है, सल्फर को हटा दिया हमने वर्जन में और उसकी जगह क्या ले आए, ऑक्सीजन। इसको भी कोयले के साथ गर्म करेंगे, क्या मिल जाएगा, लेड मिल जाएगा। तो ये बस कार्बन से अपचयन करते हैं। यहाँ ध्यान रखने की बात ये है, आपको रिएक्शन याद ना भी रहे कोई दिक्कत नहीं है, किसका अपचयन किससे करते हैं ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ इसका अपचयन किससे करते हैं, कार्बन से करते हैं। तो कार्बन से करते हैं, ये यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये है कि भाई कार्बन से किया जाता है। ठीक है, अब उसके बाद में आगे लिखिए कुछ धातुओं का, अगला पॉइंट है ये, निष्कर्षण। कुछ धातुओं का निष्कर्षण। अब ध्यान रखना, यहां मैंने शब्द अपचयन काम में नहीं लिया है, सीधा ही क्या काम में लिया है, निष्कर्षण। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यह है कि कुछ ऐसी धातुएं होती है जिसके लिए आपको सांद्रण की जरूरत नहीं है, ना ये किसकी जरूरत है, ना ये उसके ऑक्साइड में बदलने की जरूरत है। अब ऑक्साइड में नहीं बदलोगे तो अपचयन किसका करोगे, तो सीधा ही उनका क्या किया जाता है, सीधा ही अब जो बता रहा हूं वो चीज की जाती है, निष्कर्षण। वैसे तो ये सब निष्कर्षण ही है जो हम पढ़ रहे हैं ना। धातु क्रम क्या है, धातु निष्कर्षण, धातु क्रम एक कॉमन वर्ड है, ध्यान रखना, कोई फर्क नहीं है दोनों में। तो इनका सीधा ही निष्कर्षण किया जाता है, इन विधियों की जरूरतें नहीं पड़ती। अच्छा, कुछ ऐसे होते हैं जैसे एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का क्या करना पड़ता है, सांद्रण तो करना पड़ता है, लेकिन उसको ऑक्साइड में बदलने की जरूरत नहीं होती, उसका ऑक्साइड में वो ऑलरेडी बदला हुआ होता है। ठीक है, तो फिर इनका क्या किया जाता है, इनका एक खास विधि अपनाई जाती है जो सारे काम ऑटोमेटिक ही कर देती है। हालांकि महंगी विधि है वो, महंगे क्यों है, क्योंकि बिजली खर्च होती है उसके लिए। ठीक है ना, धातु की कॉस्ट बढ़ जाती है इसकी वजह से, इसलिए हर एक में इस्तेमाल नहीं की जाती। तो लिखिए कुछ धातुओं का निष्कर्षण, कुछ धातुओं का निष्कर्षण, और इसको आप अपचयन भी बोल सकते हैं क्योंकि धातु अपचयन से ही प्राप्त होती है। ब्रैकेट में आप लिख लें अपचयन। विद्युत अपघटन विधि से होता है, विद्युत अपघटन विधि से होता है। अब उनके नाम लिख लें आप, एल्यूमिनियम, सीधे नाम लिख लें धातुओं के, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का मैंने अयस्क बता दिया था, बॉक्साइट है, तो ये बॉक्साइट है, इसका विद्युत अपघटन होता है। ठीक है, सोडियम,
सोडियम, पोटेशियम, सोडियम पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, व अन्य सक्रिय धातुएं। अब देखो, एक बिल्कुल एक इजी मैं आपको लेके बताता हूं कि इस बात का मतलब क्या है। हालांकि समीकरण आपको यहाँ याद रखने अनिवार्य नहीं है, 10th लेवल में इतना ज्यादा नहीं पूछ रहा था। अब सोडियम धातु प्राप्त करनी है, तो सोडियम धातु का अयस्क जमीन से मिलता है, और ध्यान रखना कौन सा है अयस्क, कोई और अयस्क नहीं है। सोडियम का अयस्क ये नमक ही है, NaCl, जो खारे पानी की झीलों से और समुद्रों से प्राप्त होता है, ठीक है। और तो ये नमक से ही सोडियम बनाया जाता है। और कोई ये जो धातुएं होती है ना, ये सोडियम, और मैंने पहले भी बात हो गई कि ये बहुत ज्यादा क्रियाशील होती है, तो बहुत ज्यादा क्रियाशील होती है, तो ये जिसके साथ जुड़ी हुई होती है ना, किसी और की हिम्मत नहीं है कि वो इन दोनों को अलग अलग कर दे, मतलब। और अगर अलग कर देगा, जैसे कुछ चीजें अलग कर भी देती है, जैसे अगर यहां आई चाहे तो वो अलग कर देगा, तो वो अलग अलग नहीं होने देगा, अब वो खुद इसके साथ जुड़ जाएगा, खुद उसके साथ जुड़े बिना वो उसको अलग नहीं कर पाएगा। तो ये आप कुछ भी मेथड अपना लो, इनको अलग अलग आप कर ही नहीं सकते, इनका अपचयन आप कर ही नहीं सकते। तो फिर क्या किया जाता है, तो फिर पहले इन धातुओं को पिघलाया जाता है। जैसे NaCl है, इसको पिघलाएंगे, पहले मेल्ट करेंगे, गर्म करेंगे, तो पिघल जाएगा नमक। और अभी हमने आयनिक यौगिक पढ़े थे, उसमें मैंने बताया था कि पिघलते हैं तो इसमें आयन क्या हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं। तो जो NaCl में जो Na+ और Cl- ये जो थे, ये Na+ और Cl- क्या हो गए, अलग अलग हो गए। अब अलग अलग हो गए, अब इसके अंदर करंट प्रवाहित करते हैं। तो करंट प्रवाहित करते हैं, तो ध्यान रखना, जो बिजली का जो दो तार होते हैं, एक तार पॉजिटिव होता है और एक तार क्या होता है, नेगेटिव होता है। करंट कैसे प्रवाहित करता है कि ये सोडियम को पिघला लिया, ध्यान रखना ये कोई छोटा मोटा बर्तन नहीं होता, बहुत बड़ा होता है, मतलब। और इसके अंदर दो छड़ें लगा दी जाती है, ये धातु की भी हो सकती है और कार्बन की भी हो सकती है, ग्रेफाइट की भी हो सकती है। और यहां पर बिजली का तार लगा दिया जाता है। तो ये जो छड़ होती है, ये छड़, जिस छड़ के अंदर जो है नेगेटिव होता है, माइनस होता है, बिजली का माइनस तार जुड़ा हुआ होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं, उसको कैथोड बोलते हैं। तो ये क्या है, ये कैथोड होता है इसका। तो कैथोड मीन्स बिजली का नेगेटिव तार। हालांकि कैथोड जब बोलेंगे जब आपने उस तार को छड़ से जोड़ा है, तो ठीक है ना। और छड़ के बिना बिजली प्रवाहित होती नहीं है, आप देख लें स्विचों में भी पीछे छड़ें लगी हुई होती है, छड़ के बिना प्रॉपर बिजली प्रवाहित होगी भी नहीं। और अगर किसी तरह आपने कोई जुगाड़ कर भी लिया, तो वो फिर फटाफट अलग होने की संभावना बड़ी रहती है उसमें। तो जो कैथोड है, इस कैथोड पर, अब कैथोड क्या है, नेगेटिव है। नेगेटिव क्यों है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। तो ये जो तार है, इस तार पर जाहिर सी बात है, नेगेटिव में इन दोनों में से कौन अट्रैक्ट होगा,
सोडियम होगा या Cl होगा? सोडियम होगा। तो सोडियम यहां आ जाता है क्योंकि इसको नेगेटिव दिखेगा। नेगेटिव का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन दिखेंगे। ठीक है, तो सोडियम के पास क्या है? प्लस का मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी है और उसको इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं तो ये इलेक्ट्रॉन क्या कर लेगा? ग्रहण कर लेगा और सोडियम धातु मिलेगी। तो इस विद्युत अपघटन में हमेशा धातु किस पे प्राप्त होती है? कैथोड पे प्राप्त होती है। ये बात याद रखना, कोई भी धातु हो वो किस पे जाएगी? हमेशा कैथोड पे। उसका कारण क्या है? सभी धातुएं इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती है। सभी धातुएं क्या होती है? हम पढ़ रहे हैं धातुएं। धातुएं कहते हैं किसको है? जो इलेक्ट्रॉन खो के क्या बनाती है? धनायन बनाती है। तो सभी धातुएं पॉजिटिव होती है और जो पॉजिटिव है वो किससे अट्रैक्ट होगा? नेगेटिव से होगा। एक नेचुरल बात है। और नेगेटिव जिसको कहते हैं, जिस तार को, उसका नाम है कैथोड। तो धातु किस पे प्राप्त होती है? विद्युत अपघटन विधि में कैथोड पे प्राप्त होती है। ठीक है, तो मैंने क्या लिखाया? धातुओं के नाम लिखा है ना। अब धातुओं के नाम लिखा है, इसके बाद में लिख ले विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में कैथोड पर धातु प्राप्त होती है। विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में कैथोड पर धातु प्राप्त होती है। अब ध्यान रखना कि यहां हमें कुछ नहीं करना पड़ा, ना सांद्रण करना पड़ा, ना चूर्ण बनाना पड़ा, वो चूर्ण बना ही था नमक का, ना कोई ऑक्साइड में परिवर्तन करना पड़ा। क्योंकि अगर आप यहां सोडियम के साथ ऑक्सीजन भी लेके आ जाओगे तो उसको हटाएगा कौन? समझ में आ गई ना बात? तो ना ये करना पड़ा, कुछ भी नहीं करना पड़ा, सीधा नमक लाए, इसकी जो फैक्ट्री होती है, और उसको क्या किया? पिघलाया, उसमें विद्युत प्रवाहित की और क्या हो गया? धातु प्राप्त हो जाएगी। अब किसी के दिमाग में आएगा कि इसको फिर यहां क्यों पढ़ रहे हैं? तो आप ये देखें, ये सोडियम की जो अभिक्रिया हो रही है, ये क्या बोलेंगे इसको रेडक्स के रेफरेंस में? ऑक्सीकरण और अपचयन में से क्या है ये? क्या है ये? अपचयन है। इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना क्या कहलाता है? तो यहाँ आयन इलेक्ट्रॉन, कोई भी धातु हो उस पर प्लस होगा। ये बात अलग है कि सोडियम है तो उस पर एक प्लस है तो वो एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगी। अगर यहाँ मैग्नीशियम होगा, इसको भी पिघलाएंगे। मैग्नीशियम का यौगिक भी जो MgCl2 से इसको प्राप्त करते हैं, इसको भी पिघलाएंगे। तो मैग्नीशियम होगा तो इस पर 2 प्लस होंगे तो ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। एल्यूमिनियम की मैंने बात की, एल्यूमिनियम के कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होती है, इसलिए मैंने, फिर आप उलझ जाओगे उसके चक्कर में, इसलिए मैंने लिया नहीं है। इस पर +3 होता है तो वो क्या करेगा? 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। कुल मिला के चाहे 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करो चाहे 10 करो, होता क्या है वो? तो यहां सीधा ही अपचयन भी कर सकते हैं। समझ में आ गया ना? कोई जरूरी नहीं है कि हर धातु के लिए वो सारी चीजें ही अपनाई जाएगी। समझ में आ गया? वो कोई कंपलसरी नहीं है। समझ में आ गया ना? ये जरूरी नहीं है कि सभी के लिए सभी चीजें अपनाई जाए। असली जरूरी चीज क्या है? अपचयन। अपचयन से धातु प्राप्त होती है। तो ये यहां इस वजह से इसको हम अपचयन में पढ़ रहे हैं कि है तो भाई ये भी अपचयन ही। तो अपचयन से हमें यहां क्या प्राप्त हो जाती है? धातु प्राप्त हो जाती है। हालांकि ये अधूरी रिएक्शन है, क्योंकि अब वो क्या करेगा बेचारा? तो यहां पर एनोड जो है, एनोड किसको कहते हैं? बिजली के पॉजिटिव तार को। बिजली का जो पॉजिटिव तार है, और तार नहीं बल्कि तार को जब छड़ से जोड़ दिया जाता है, उस छड़ को जो है वो छड़ को एनोड बोलेंगे। जिस छड़ में
जो है क्या प्रवाहित हो रहा हो, करंट प्रवाहित हो रहा, वो एनोड है। अब ये Cl माइनस क्या करेगा, ये एनोड पे जाएगा। अब एनोड पे प्लस का क्या मतलब होता है किसी चीज में, ये Na पे प्लस है, एल्यूमिनियम पे प्लस है, ये क्या बात शो कर रहे हैं, किसकी कमी है, इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो यहां इस छड़ के पास क्या है, इलेक्ट्रॉन के क्या है, कमी है। प्लस का मतलब ये है, प्लस कोई चार्ज नहीं होता, प्लस किसको शो करता है, इलेक्ट्रॉन की कमी को शो करता है। तो ये इसके पास कमी है, तो ये इसके पास एक्स्ट्रा है, ये माइनस है। तो जिस अब जो दूसरा होगा उस पे माइनस होगा, ये फिक्स है। हाँ ये बात अलग है, किसी पे 1 होगा, किसी पे 2 होगा, किसी पे 4 होंगे। वो क्या करेगा, जितना अपना माइनस है उतना इलेक्ट्रॉन दे देगा। जैसे Cl पे क्या है, Cl पे -1 है, तो इसने 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया एनोड को। एनोड के पास कमी है तो दे दिया, क्योंकि नेचुरल है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव किसके पास जाएगा, पॉजिटिव के पास जाएगा। और इस स्थिति में लेकिन प्रकृति में क्लोरीन Cl के रूप में नहीं मिलती, उसका ओरिजिनल रूप क्या है, उसका ओरिजिनल रूप है Cl2। समझ में आ गया ना, Cl अकेला नहीं मिलेगा आपको, Cl किस रूप में मिलेगी, Cl गैस की। ये बातें हम तत्व वाले टॉपिक में पढ़ चुके हैं। अब ये पीछे वाले याद होने चाहिए, तभी आगे वाले आसानी से आते हैं। जिनको नहीं याद है तो ये इनके कुछ के तो वीडियो डाले हुए हैं, वो आप देखेंगे तब आपको ये समझ में आएगा। तो इसको बैलेंस करने के लिए कि भाई 1 Cl नहीं जाता, बल्कि कितने Cl जाते हैं, 2 Cl जाते हैं। और 1 Cl अगर 1 इलेक्ट्रॉन देता है तो 2 Cl कितने इलेक्ट्रॉन देते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। ये सब हमने रेडॉक्स अभिक्रियाओं में डिटेल से पढ़ लिया था। तो कैथोड पर जनरली कोई ना कोई गैस प्राप्त होती है हमेशा, ठीक है ना। अब किसके साथ क्या है, उस आधार पे गैस प्राप्त होती है। तो जैसे मैक्सिमम धातु के साथ Cl होता है, तो Cl होने की वजह से यहाँ Cl गैस, Cl2 गैस यानी कि क्लोरीन जो है वो क्लोरीन गैस प्राप्त होती है। तो ये जो है कैथोड और एनोड जो है, उस कैथोड और एनोड पर होता है, सभी के लिए कॉमन चीज है ये, समझ गए ना। हर एक धातु के लिए यही मेथड है, ये का ये उपकरण है, बस वहां उसको पिघलाना पड़ेगा, उस अयस्क को विद्युत अपघटन करोगे, धातु हमेशा कैथोड पे जाएगी, और जो अधातु होगी उसके साथ वाले वो हमेशा एनोड पे जाएंगे। और इस तरह से आपको शुद्ध वो धातु मिल जाएगी यहाँ पे, और अधातु गैस के रूप में मिलती है जनरली, तो वो गैस के रूप में मिल जाती है। ये जो है ये अपचयन की विद्युत अपघटनी प्रोसेस है। इसको विद्युत अपघटनी अपचयन भी बोल देते हैं कुछ लोग, क्योंकि धातु किससे प्राप्त हो रही है, अपचयन से ही प्राप्त। ये आप उतार लो।